सद्दाम को भी नहीं पता था कि जिस सीआईए ने उसकी हेल्प की है वही लोग उसे फांसी चढ़ाएंगे। कासिम जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें मारने की प्लानिंग बनाता है। उसके बाद सद्दाम रातों रात इराक में मोस्ट वांटेड बन जाता है। ईरान वर्सेस इराक वार चला जो कि 8 सालों तक चला और उसमें उसने केमिकल वेपन का भी यूज़ किया, जिसकी वजह से 10,000 से ज़्यादा लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं। इधर से यूएसए धमकी दे रहा था सद्दाम को कि 48 घंटे के अंदर इराक को छोड़ दो वरना हम अटैक कर देंगे तुम्हारे ऊपर। उसके बाद सद्दाम की इमेज अपनी ही देश में विलन की हो गई थी। सद्दाम यूएसए से वार करने के लिए तैयार हो जाता है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम जहां पर जन्म लिया था, जहां पर उसने खेला था, वहीं पर उसे दफना दिया जाता है। इराक के तिक्रित में 28 अप्रैल 1937 को सद्दाम का जन्म होता है। सद्दाम के जन्म के पहले ही सद्दाम के पिता की डेथ हो जाती है। 1940 में सद्दाम के मामा खैरियल्लाह तलफा उसे अपने पास लेके जाते हैं। सद्दाम के मामा पहले से ही आर्मी में थे। उस वक्त इराक में हशमिता डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन रियल में पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था, जैसे ऑयल का रेगुलेशन करना या फिर मिलिट्री या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद कुछ इराक के सोल्जर्स और सद्दाम के मामा ब्रिटिशर के ऊपर हमला करते हैं और सत्ता पलट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अप्रॉक्स 1 मंथ बाद ब्रिटिशर फिर हमला कर देते हैं और फिर जीत जाते हैं और फिर हुकूमत करना शुरू कर देते हैं इराक के ऊपर। उस वक्त ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कुछ सोल्जर्स को और सद्दाम के मामा को भी जेल में डाल देते हैं। उसके बाद कई सालों बाद सद्दाम के मामा जेल से बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर से सद्दाम अपने मामा के साथ रहने लगता है और उन्हीं की आइडियोलॉजी को मानता है। जैसे उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि ब्रिटिशर्स को इराक से बाहर निकाला जाए। उसके बाद सद्दाम की भी इच्छा हुई कि वह भी आर्मी में जाए, लेकिन वह हर बार फेल हो जाता है। इसलिए 1954 में यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद में जाता है पढ़ने के लिए और वहीं से गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा अलग था। वह अपने दोस्तों के साथ रहता था और वह अपने पास गन भी रखता था। उस वक्त सद्दाम को पता चलता है कि एक पार्टी बाथ एग्जिस्ट करती है जिसका सिर्फ एम है कि सारे अरब नेशन को एक मिलाना और वन फ्लैग वन नेशन करना और ब्रिटिशर्स को भगाना, हमारा कंट्रोल हमारे ही हाथों में रहे। इसी आइडियोलॉजी पर चलता था और सद्दाम इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। सद्दाम उसके बाद बाथ पार्टी में ज्वाइन हो जाता है और दिन रात काम करने लगता है। बाथ पार्टी वाले उसे पसंद भी करने लगते हैं। उसके बाद कुछ इराक के ऑफिसर्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि ब्रिटिशर्स को ख़त्म किया जाए। आखिर अंत में वह कामयाब भी हो जाते हैं और लगभग 37 साल मोनार्की एंड होता है इराक में। ये जो मोनार्की हटाया गया इसके पीछे 2 मेन लीडर का हाथ था, एक कासिम था और एक आरिफ था। उसके बाद में चलकर कासिम प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और आरिफ डिप्टी पीएम बन जाता है। अब इस बात लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि बाथ पार्टी यही चाहती थी, अरब यूनिटी आए। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम तब आया जब कासिम अपने हिसाब से सब कुछ करने लगा। वो यूएसएसआर को तेल भेजने लगा, मिलिट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करने लगा उनके साथ। अब बाथ पार्टी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और सब बाथ पार्टी सीआईए के साथ, जो कि अमेरिका के एक एजेंटिंग ग्रुप है, और बाथ पार्टी अपने में से एक लीडर चुनती है जिसका नाम सद्दाम होता है, कासिम को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इस समय सद्दाम को भी नहीं पता था कि यही सीआईए बाद में मेरी मौत का कारण बनेगी। ऑफिसर्स के साथ मिलकर सद्दाम प्लान बनाता है, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद कासिम को पता चलता है इसमें हाथ सद्दाम का भी था, इसलिए वो रातों रात सद्दाम को इराक में मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर देता है। लेकिन सद्दाम अद्वार लोकेशन में छिपा था और उसके बाद बाथ पार्टी सीआईए की हेल्प से उसे इजिप्ट ले आई, जहाँ पर बाथ पार्टी का सेंटर था। फिर प्लान बनना शुरू होता है कि कासिम को कैसे मारा जाए। फिर साल आया 1963, जहाँ बाथ प्लस इराक के कुछ सोल्जर थे, उन्होंने कासिम को मार दिया। उसके बाद इराक के प्राइम मिनिस्टर नए बनते हैं अब्दुल हसन अल बकर, और ये बाथ पार्टी के मेन लीडर भी थे। और आरिफ प्रेसिडेंट बन जाता है, जो कि उस समय डिप्टी पीएम था। लेकिन बाद में चलकर इन्हीं दोनों के बीच क्लैश हो जाता है। उस वक्त आरिफ ने अल बकर को पीएम से हटा दिया और एक अपने लीडर को पीएम बना दिया। आरिफ को पता था इसका सबसे बड़ा दुश्मन बाथ पार्टी है, इसलिए उसने बाथ पार्टी को ईरान में बैन कर दिया और सद्दाम को जेल में डाल दिया और सब जितना बना बनाया था सबको बर्बाद कर डाला।
और 13 अप्रैल 1966 को हेलीकॉप्टर क्रैश में आरिफ की जान चली जाती है। 1966 में बाथ पार्टी इकट्ठा होती है और 1968 में तख्ता पलट कर देती है। सद्दाम भी जेल से बाहर आ जाता है। एक बार अहमद हसन अल बख्त को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, लेकिन अब सद्दाम सेकंड लार्जेस्ट पावर होल्डिंग बन जाता है। अगले साल सद्दाम वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में चलाने लगता है। सद्दाम बड़े बड़े पोस्ट पर अपने रिलेटिव्स को रख देता है। 1 जून 1972 को सद्दाम ने इराक में पॉलिटिक और इकोनॉमिक सब कुछ चेंज कर दिया। पहले जो तेल निकलता था उसका कंट्रोल यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस के पास था। सद्दाम सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यूएसए शॉक हो जाता है। और अब आगे इराक की इकोनॉमी तेज़ी से प्रॉफिटेबल हो रही थी। सद्दाम जितने रुपए कमाता था उसका 5% स्विस बैंक में रख देता था, ताकि बाद में यदि तख्ता पलट हो तो हमारी बाथ पार्टी को फंड मिल जाए। सद्दाम का इमेज पूरे इराक में हीरो का हो गया था और आगे चलकर सद्दाम ने अल बकर को हटा दिया और खुद प्रेसिडेंट बन जाता है और जितने भी लोग अल बकर के रिलेटिव से सबको मरवा देता है। सद्दाम को पता चला कि अल बकर के कुछ ऑफिसर्स उन्हें मारना चाहते हैं सद्दाम को, इसलिए सद्दाम ने सिगार पीते हुए हाल में जाता है और जितने भी लोगों का वो नाम लेता है एक फाइल से, जितने भी लोगों का नाम आता है वो सद्दाम मरवा देता है। सद्दाम को डर यह था कि शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम में शिया मुस्लिम ज़्यादा थे और सुन्नी मुस्लिम कम थे, जो कि सद्दाम को ज़्यादा फेवर करते थे। उसे पता था कि अभी जल्द में ही ईरान में शिया मुस्लिम ने ईरान में तख्ता पलट किया, अयतुल्लाह खमीनी को प्रेसिडेंट बना दिया। अब सद्दाम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। अब आप मैप पर देख सकते हैं कि ईरान और इराक के बीच एक सी रूट है, क्योंकि दोनों देश के लिए कॉमन है। ईरान के कई सारे रूट्स हैं। ईरान ने इराक का रूट्स को डोमिनेट करना चाहा, लेकिन अटैक शुरू हो जाता है और इराक भी इधर से अटैक करना शुरू कर देता है और इराक को इधर से सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। 1982 में सद्दाम दुज्जैल में जाता है, कुछ रैली करता है जहाँ से शिया मुस्लिम इलाका था, वहाँ पर कुछ लड़ाके सद्दाम के ऊपर फायर कर देते हैं। उसके बाद सद्दाम पूरी तरह से एंग्री हो जाता है। वहाँ पर सद्दाम सारे लोगों को जेल में डालकर सबको मरवा देता है। सद्दाम केमिकल वेपन का यूज़ कर रहा था। वार में काफ़ी सारे लोग मर रहे थे। ईरान में मुंह से खून आ रहा था कुछ लोगों के और 10,000 से ज़्यादा लोग डिसेबल हो गए थे। यूएसए सब इसको देख रहा था, लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद ईरान जाता है, यूएन के पास हेल्प मांगता है और उसके बाद लगभग 8 सालों तक युद्ध चला, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद ईरान और इराक के बीच सीज़ फायर हो जाता है। उसके बाद साल आता है 1990 में, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इससे अमेरिका को बहुत बुरा लगा। अब युद्ध हो गया था यूएसए वर्सेस इराक। इधर यूएसए ने अनाउंस किया कि इराक पीछे हट जाए कुवैत से, लेकिन इराक हटता नहीं और उसके बाद यूएसए प्लस और कुछ कंट्री मिलकर ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म लॉन्च करती है। इसमें इराक हार जाता है और कुवैत आज़ाद हो जाता है। अब धीरे धीरे सद्दाम की इमेज विलन की हो रही थी उसके कंट्री में, क्योंकि वह हर तरफ वार कर रहा था। अब इराक की धीरे धीरे इकोनॉमी भी डेड हो रही थी। सद्दाम का एम्बिशन था एटॉमिक बम बनाया जाए, उसका काम शुरू ही सद्दाम ने करवा दिया था। उसके बाद सद्दाम ने ऐसा फैसला लिया जिससे पूरा इराक ख़त्म हो सकता था। सद्दाम ने उस समय के प्रेसिडेंट अमेरिका के जो कि बुश थे उनको मारने का प्लान बनाता है, लेकिन उससे पहले अमेरिका के एजेंट को पता चल गया था और काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। सद्दाम ने क्लेम किया कि वह इसके पीछे नहीं था। अब वह सद्दाम वर्सेस यूएसए की हो जाती है। 1995 में यूएन ने केमिकल वेपन पाया जो कि इराक में बन रहा था, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1998 को अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन बनते हैं और वह एक्ट लाइक सद्दाम को इराक से हटा देंगे। उस बाद 2001 में 9/11 अटैक होता है, जिससे पूरा अमेरिका शॉक में हो जाता है। उस वक्त यूएसए ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसके लिंक में हो सबको अरेस्ट कर लिया जाए, सबको ख़त्म कर दिया जाए। कहीं कहीं बताया जा रहा था कि सद्दाम भी इसके पीछे था, लेकिन सद्दाम के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उस बाद 10 मार्च 2003 को अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश ने सद्दाम को धमकी दी कि वह 48 घंटे में इराक छोड़ दे, लेकिन सद्दाम पीछे नहीं हटता और वह तैयार होता है यूएसए से अटैक करने के लिए। उस बाद यूएसए ने बगदाद में अटैक किया जहां पर सद्दाम का पैलेस था और अमेरिका को लगा एक ही दिन में सद्दाम को मार देगा, लेकिन इतना आसान नहीं था। सद्दाम जाकर बैंकर्स में छुप गया था जहां पर बम भी असर नहीं करता अगर गिर जाए तो। उस बाद यूएसए की फोर्स एंटर करती है इराक में, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। 10 अप्रैल 2003 को सद्दाम अपने 2 बेटों के साथ और एक ड्राइवर और कुछ लीडर के साथ रमादी सिटी पहुंचता है। यूएसए के अफसर को पता चलता है कि सद्दाम रमादी सिटी में छुपा है। उसके बाद वहां पर भी बम गिराया जाता है, लेकिन वहां से भी सद्दाम बच निकलता है। उसके बाद सद्दाम ने 2 ग्रुप बना लिया। पहला 2 बेटों को अलग कर दिया, अपने पैलेस में भेज दिया और अलग हो गया। लेकिन उसके बाद यूएसए को इंटेल खबर मिलती है कि उसके बेटे एक पैलेस में हैं। वहाँ पर जाकर अमेरिका के सोल्जर्स उन्हें शूट करते हैं। सद्दाम को पता चलता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह उस समय कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद यूएसए अफसर को पता चलता है कि सद्दाम अद्वार के 2 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में है। उस वक्त ऑपरेशन शुरू होता है रेड डॉन। 2003 में लॉन्च हुआ। 12 दिसंबर 2003 को रात में
600 सोल्जर पूरी प्रिपरेशन के साथ यूएसए तैयार था। बस 7:45 पर इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है ताकि सद्दाम भाग ना सके और अफसर तो विजन ग्लासेस पहने थे। और उस वक्त 8:15 पे फार्म में से 2 लोग भागते हैं, उसमें से कोई भी सद्दाम नहीं था। उसमें से एक कुक था सद्दाम का और दूसरा उसका कजिन था। उस वक्त यूएसए के सोल्जर बगल में देखते हैं और वहाँ पर नज़र पड़ता है कि एक दरवाजे की टाइप में कुछ है। उस वक्त उसे जब खोला जाता है तब वहाँ पर एक होल मिलता है और वहाँ पर एक आदमी की खांसने की आवाज़ आती है। फिर उस वक्त सद्दाम वहाँ पर बोलता है कि मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूँ और मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। 8:26 पर सद्दाम को बाहर निकाल लिया जाता है और अब जून 2004 में सद्दाम को अमेरिका के कोर्ट केस में खड़ा किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि 9/11 तुम्हारा था कि नहीं। तो वह कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है सद्दाम के खिलाफ। उस वक्त उसे फांसी इसलिए हुई कि जेल में उसने जितने लोग को मरवाया था उसके बेसिस पर उसे फांसी हुआ। 31 दिसंबर को ये सब हुआ कि उसको फांसी होगा। उस वक्त 31 दिसंबर 2006 को उसका जहाँ बचपन बीता था वहीं पर टिकरित में जाकर उसे दफना दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए।